रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, फायदा देखते ही कम्युनिस्ट हिंदू बन जाएगा। ये क्या बात करता है यार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ना इंडिपेंडेंस से पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि कम्युनिज्म इंडियन सोसाइटी में स्ट्राइव कर ही नहीं सकती, और आज उनकी ये जो बातें थी ये बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। काश इसी तरीके से नेताजी कांग्रेस का फ्यूचर भी देख पाते। कन्हैया कुमार जो हमेशा से ही एक अव्वल दर्जे का कम्युनिस्ट रहा है, वो अचानक से पूजा पाठ करने लग गया, हवन करने लग गया। केरला की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी रैली में कार्ल मार्क्स की फोटो तो शोकेस कर रही थी, लेकिन साथ साथ भगवान कृष्ण की फोटो को भी शोकेस करने लग गई। और वहीं से वेस्ट बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी, वो तो अपनी रैली में महादेव बन के आने लग गए। भाई साहब, कार्ल मार्क्स अगर आज जिंदा होता तो भाई साहब खुद ही ये सब कुछ देख के ना कम्युनिज्म के झंडे में आग लगा देता। हार्डकोर कम्युनिस्ट लीडर आज मंदिर में जा जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। भाई साहब, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर के बच्चे इतने फटीक है। ये सीपीआईएम के नेता ना आज की डेट में रामायण और महाभारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, और कम्युनिस्ट लीडर बाकायदा दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं बंगाल में। आज कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी एमवी गोविंदन, वो भाई साहब खुद कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट्स को ना एथियस्ट होना अब कोई जरूरी नहीं है, वो हिंदुइज्म को ना ओपनली फॉलो कर सकते हैं। भाई साहब, आपको खुद को नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो गया? मोदी जी, इतने अच्छे दिन भी नहीं चाहिए थे। ये तो वही बात हो गई कि अब कसाई खुद कह रहा है कि देखो अब से मैं पीटा का मेंबर बन जाऊंगा, अब कोई कत्ल नहीं होगा। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये जो कम्युनिस्ट हैं, इनकी ऐसी नौबत आई कैसे? जो कम्युनिस्ट पार्टी एक समय पर किंग मेकर का रोल निभाया करती थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी खुद को एथियस्ट कहते कहते ना चुपके से खुद का खतना करवा के आ जाया करती थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुत्व और नेशनलिज्म को आए दिन गाली दिया करती थी, ऐसा पता नहीं क्या हो गया है मोदी जी के राज में कि ये कम्युनिस्ट अपने सर्वाइवल के लिए आखिर में हिंदुत्व की ही शरण में आ रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के अंत तक ना इन सभी सवालों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, हिंदुत्व के उदय के साथ कम्युनिज्म का डिक्लाइन कैसे हुआ, वो समझने से पहले ना हमें कम्युनिज्म के राइज की कहानी को समझना पड़ेगा। आज भारत के अंदर ना 25 के करीब छोटी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जिनमें मेजर सिर्फ 3 हैं, सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल। भारत के अंदर कम्युनिज्म की जो शुरुआत है ना वो 20th सेंचुरी के अर्लियर फेज में ही हो गई थी। इस वक्त भारत के ऊपर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था और कई इंडिया के रेवोल्यूशनरीज जो थे वो ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ने के नए नए तरीके ढूंढ रहे थे, और ऐसे समय में उन्हें रेडिकल और रेवोल्यूशनरी आइडियाज में एक ऑल्टरनेट दिखा। 1919 की रशियन क्रांति के बाद ये रेवोल्यूशन दुनिया भर के रेवोल्यूशनरीज के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया था, इंक्लूडिंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। उन्होंने देखा कि कैसे कॉमन लोग अगर ऑर्गेनाइज हो जाएं तो कॉलोनियल रिजीम जैसे पावरफुल सिस्टम को भी हिला सकते हैं, और ये देखकर भारत के राष्ट्रवादियों ने डिसाइड किया कि उन्हें भी यूनाइटेड होकर भारत की आजादी के लिए एक रेवोल्यूशन की शुरुआत करनी चाहिए। और इस तरीके से कानपुर में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई नाम से पहली कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जाती है। बाद में जब देश को आजादी मिल जाती है ना, तो इस पार्टी का फोकस था कम्युनिस्ट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना और मार्क्सिज्म के आइडियाज को पूरे भारत में फैलाना। इसी पार्टी ने आगे चलकर लेबर मूवमेंट्स और वर्कर राइट्स में मेजर रोल प्ले किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कई ट्रेड यूनियंस और लेबर स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की, जूट, टेक्सटाइल्स और रेलवेज जैसे सेक्टर्स के अंदर। मजदूरों के लिए बेटर वेजेस, वर्किंग कंडीशंस और राइट्स के मुद्दे भी सीपीआई जो थी वो ग्राउंड लेवल पर उठा रही थी उस समय। इसके अलावा सीपीआई जो थी ना वो लैंड रिफॉर्म्स, मजदूरों के अधिकार और इंडस्ट्रीज पर काम कर रही थी। कांग्रेस की जो समाजवाद और पूंजीवाद की मिक्स पॉलिसी थी ना, उसके खिलाफ सीपीआई ने हमेशा एक ऑल्टरनेट मॉडल प्रमोट किया था। वो एक अलग बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर शुरुआत में रूस के इशारे पर काम करने के और बाद में चीन के इशारे पर काम करने के इल्जाम लगते रहे। हालांकि 60 के दशक में सीपीआई जो थी ना वो सीपीआईएम और सीपीआईएमएल में टूट गई, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे ये देखा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इंडियन पॉलिटिकल स्पेस में काफी तेजी से डोमिनेट करने लग गई थी। उनकी पकड़ना कई स्टेट्स में बढ़ने लग गई थी, चाहे बंगाल हो, केरल हो, त्रिपुरा हो या फिर झारखंड हो। पश्चिमी बंगाल में सीपीआईएम लेड लेफ्ट गवर्नमेंट ने लगातार 34 साल तक रूल किया, जो दुनिया की सबसे लंबी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी। इनफैक्ट 1991 में कम्युनिस्ट के पास 9 स्टेट्स के अंदर पार्लियामेंट्री प्रेजेंस थी। इवन 1996 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के दौरान भी कम्युनिस्ट लीडर ज्योति बसु को प्राइम मिनिस्टर बनने का ऑफर मिला था, लेकिन पार्टी ने मना कर दिया था।
इसे ना सीपीआईएम के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी माना जाता है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस को भी उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। बिना कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट के कांग्रेस सरकार बना ही नहीं सकती थी। लेकिन फिर देखा गया कि समय के साथ स्पेशली आफ्टर 2009 के जनरल इलेक्शंस कम्युनिस्ट पार्टी ने काफी सारी सीट्स लूज कर दी और एक के बाद एक बाकी सारे स्टेट्स में भी कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ छूटती चली गई। 2011 में वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की 34 साल की सरकार ममता बनर्जी ने हटा दी। त्रिपुरा की सरकार को बीजेपी ने हटा दिया और नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट ऑलमोस्ट गायब हो चुका है और बाकी सारे स्टेट्स के अंदर भी लेफ्ट कमजोर पड़ चुका है। पर ऐसा क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टी एक समय ऑपोजिशन का डोमिनेटिंग फेस बन चुकी थी, आज वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। देखिए, आज इंडिया से ना कम्युनिज्म का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। सिवाय केरला को छोड़ के ना कम्युनिज्म की आज कहीं पर भी कोई पकड़ नहीं बची है। आज ना उनकी इतनी हालत खराब है कि एक समय पर 24% वोट शेयर वाली पार्टी आज 2% वोट शेयर के लिए भी तरस रही है। अब इस खराब हालत के पीछे ना एक रीजन है। वो समझने के लिए हमें चाइनीज कम्युनिज्म और इंडियन कम्युनिज्म, इन दोनों के बीच का ना फंडामेंटल डिफरेंस समझना होगा। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं ना, वो प्योरली एथीस्ट होते हैं। साथ ही वो बहुत नेशनलिस्ट भी होते हैं। वो अपने देश की हिस्ट्री, कल्चर, आइडेंटिटी, इन सब को लेकर प्राउड भी फील करते हैं। आज की डेट की अगर बात करें ना, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज कल्चर को वर्ल्ड में अपनी मेजर सॉफ्ट पावर की तरह ना एक्सपोर्ट कर रहा है। फिर चाहे वो माओ जेडोंग हो या फिर शी जिनपिंग हो, उन्होंने ना हमेशा चाइना के इंटरेस्ट को सबसे पहले रखा है। लेकिन इंडियन कम्युनिस्ट, वो तो भाई साहब अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। भारत के जो कम्युनिस्ट हैं ना, वो ना भारत की संस्कृति को समझ पाए और ना ही भारत के राष्ट्रवाद को कभी एक्सेप्ट कर पाए। यही रीजन था कि कम्युनिज्म इंडिया में सरवाइव ही नहीं कर पाया। और ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा प्रूफ था 1962 की इंडो चाइना की वॉर, जब भारत अपने बॉर्डर्स को बचाने के लिए लड़ रहा था और सीपीआई के कुछ फैक्शंस, उन्होंने ओपनली चाइना को सपोर्ट कर दिया था। उन लोगों ने तो भाई साहब ये तक कह दिया था कि ये वॉर इंडिया की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के कारण हो रहा है और अपनी पार्टी मेंबर्स को ये तक कह दिया था कि इंडियन सोल्जर्स के लिए ना ब्लड डोनेट मत कर देना। और फिर जब वॉर खत्म हो गई ना, तो उसके बाद वेस्ट बंगाल के लेफ्ट फ्रंट ने चाइनाज चेयरमैन इज आवर चेयरमैन, इस चीज के पोस्टर लगवा दिए। इसका सीधा अर्थ यह था कि इन्होंने माओ जेडोंग को अपना नेता माना, ना कि भारत के प्रधानमंत्री को। और अक्सर देखा यह गया है कि जो कम्युनिस्ट लीडर होते हैं, वो चाइना जैसी कम्युनिस्ट पावर के साथ डायरेक्ट अपना एलिजियंस रखते हैं। मित्रों आर्काइव्स और CIA के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ना ये पता चलता है कि सीपीआई और सीपीआईएम दोनों ना USSR और चाइना, इनसे डायरेक्ट फंडिंग लेते थे। किकबैक्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और कैश, इनके जरिए पैसा इंडिया के अंदर कम्युनिज्म को फ्यूल करने के लिए लिया जाता था। तो भाई साहब, यहां से ये बात तो ऑब्वियस हो जाती है कि जब भारत एक सॉवरेन आइडेंटिटी बना रहा था, तब इनकी फॉरेन फंडेड पॉलिसीज ये भारतीय जनता के लिए ना अनएक्सेप्टेबल हो गई थी। और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टीज का जो स्टैंड था, वो हमेशा से ही एंटी इंडिया रहा है। अब आप इसे किसी भी मुद्दे पर देख लो, कश्मीर के मुद्दे पर ही सीपीआई और सीपीआईएम का जो स्टैंड है उसको देख लो। उन्होंने बार बार बोला कि कश्मीर को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। कुछ लीडर्स तो ओपनली सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, जो इनडायरेक्टली सेपरेटिज्म को ही सपोर्ट करता है। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स ना चाइनीज कम्युनिस्ट कभी भी ताइवान के लिए नहीं देते, जैसे कश्मीर के लिए भारतीय कम्युनिस्ट देते हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जैसे भारतीय कम्युनिस्ट कश्मीर के लिए देते हैं ना, चाइनीज कम्युनिस्ट कभी भी ताइवान के लिए नहीं देते। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडर्स तो राष्ट्रीय प्रतीकों को, राष्ट्रीय इवेंट्स को, जैसे रिपब्लिक डे को, इन सब के खिलाफ भी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, ये फैक्शन तो हद ही पार कर चुका है। इन्होंने आर्म्ड रेवोल्यूशन शुरू किया, जंगल्स में गुरिल्ला वॉरफेयर चलाया और इंडियन स्टेट्स के खिलाफ वायलेंस को प्रमोट किया। इनके हिसाब से ना आर्म्ड रिबेलियन से इंडियन स्टेट को थ्रो कर देना चाहिए। आज के टाइम में ना नक्सल्स को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में क्लासिफाई किया गया है और जिसका भरण पोषण करने में सीपीआईएम इनका बहुत बड़ा हाथ था। वो अलग बात है कि पिछले कुछ महीनों से इनकी ऐसी हालत खराब हुई पड़ी है कि मोटा भाई का नाम सुन के भी इनकी पैंट गीली हो जाती है और पीली भी हो जाती है। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। पर सबसे बड़ा रीजन जो कम्युनिस्ट के डाउनफॉल का कारण बना इंडिया में, वो ये है कि कम्युनिस्ट रिलीजन पे ना काफी हिपोक्रेट थे। एक तरफ तो वो हिंदू ट्रेडिशंस का बार बार मजाक उड़ाते थे, उनको बुरा भला कहते थे और नागा साधुओं का भी मजाक उड़ा देते थे।
ये लोगों को ना हिंदुइज्म को डिनाउंस करने के लिए ना आमतौर पर बात करते हुए देखे जाते थे। सीपीआईएम ने ना अपने काडर को ऑर्डर दिया हुआ था कि भाई साहब टेंपल के रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम के नेता कम्युनिटी पूजा से दूर ही रहते थे, वहीं दूसरी तरफ इफ्तार पार्टीज आमतौर पर अटेंड करते रहते थे। अब केरला का ना ये वाला एग्जांपल देखिए, एक गवर्नमेंट स्कूल ने ना इफ्तार पार्टी होस्ट की और सीपीआईएम उसकी जो यूथ विंग थी वो उसमें प्राउडली शामिल भी हो गई। लेकिन जब वही उसी स्कूल ने गणपति होमन कराया ना तो इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, नहीं 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 नहीं, ये कैसे करा सकते हो आप। कम्युनिस्ट्स ना अपने ऑफिसेज में नमाज ऑफर करते हुए आराम से देखे जाते हैं। ये सुन के तो भाई साहब लेनिन और माओ दोनों अपनी कब्र में ना नमाज पढ़ने लग गए होंगे। केरला के सीपीएम लीडर अब्दुल रज्जाक मोल्ला, उन्होंने तो हज भी कर लिया था भाई साहब और प्राउडली बोले मेरा ईमान 100% है। एक कम्युनिस्ट थिंकर हैं केन कुंजा अहमद, उन्होंने सजेस्ट किया सभी लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इससे ना कास्टिज्म के खिलाफ आप आराम से लड़ पाओगे और ये ना रिफॉर्मेशन मूवमेंट का फर्दर प्रोसेस है। अब यहां पर आयरनी देखो, चाइना में मॉस्क्स तोड़ी जा रही हैं, इस्लामिक ड्रेस बैन है, मुस्लिम्स को री एजुकेशन कैंप्स में डाला जा रहा है, यहां तक कि मोहम्मद नाम रखना भी अलाउड नहीं है। लेकिन इंडियन कम्युनिस्ट यहां इफ्तार पार्टी, शेरो शायरी और नमाज सब कर रहे हैं। पर देखिए कम्युनिस्ट जो है ना वो यहां पर ये समझने में भूल कर जाते हैं कि भारत जैसे देश में जहां रिलीजन लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट है, वहां एथीस्ट, मार्क्सिस्ट ऐसी आइडियोलॉजी ना कभी भी पॉपुलर हो ही नहीं सकती। आप इंडियन कल्चर को रिजेक्ट करके ज्यादा समय तक भारत में सस्टेन कर ही नहीं सकते। तो अब जब एक आइडियोलॉजी इंडियन कल्चर, रिलीजन और नेशनलिज्म इन सभी से ही लड़ती रहेगी तो उसका डाउनफॉल होना तो भाई साहब लिखा है। बीजेपी के राइज ने इस डाउनफॉल को ना बहुत बढ़िया तरीके से एक्सेलरेट कर दिया। देखिए 2014 में बीजेपी और हिंदुत्व के राइज के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। बीजेपी हिंदुत्व और विकास का ऐसा फ्यूजन लेकर आई जो इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसके बाद किसी ने कम्युनिज्म को मुंह नहीं लगाया। आप ना नोटिस करोगे कि 2014 के बाद से बीजेपी ने वो एरियाज जीतने शुरू कर दिए जो एक समय पर कम्युनिस्ट का गढ़ हुआ करते थे। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में कम्युनिस्ट के डोमिनेंस को तोड़ दिया, त्रिपुरा जैसे स्टेट के अंदर मानिक सरकार को इलेक्शन हराया और जैसे ये हुआ ना तो लेनिन जैसे रशियन कम्युनिस्ट लीडर के पुतले राज्य में गिराए जाने लगे। इसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर भी बीजेपी ने बची कुची कम्युनिस्ट प्रेजेंस को ही खत्म कर दिया और आज बंगाल में ममता के बाद बीजेपी ही आती है, कम्युनिस्ट दिखते भी नहीं है। और इसके बाद बीजेपी ने नक्सल प्रभावित इलाकों में बम्पर परफॉर्मेंस दिया और आज इसी कारण से ये जोक चलने लगे हैं कि कम्युनिस्टों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि उनके खुद के घर के लोग उनको वोट नहीं कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण आपको पता है क्या है? जो कम्युनिस्ट विचारधारा का सबसे बड़ा वोट बैंक था ना, वो गरीब, किसान, मजदूर था, जो भारत की एक बड़ी पॉपुलेशन है, जिसको गरीब बनाए रखकर ही फ्रीबीज के सहारे कम्युनिस्ट चुनाव जीतते आ रहे थे। इनके लिए ना स्कीम्स तो बहुत अनाउंस होती थी पर धरातल पर सब कुछ करप्शन में चला जाता था। राजीव गांधी के अनुसार 1 रुपया निकलता था ना तो 90 पैसे करप्शन में लोग खा जाते थे। इनके लिए स्कीम्स तो बहुत अनाउंस होती थी पर धरातल पर सब कुछ करप्शन में चला जाता था। राजीव गांधी के अनुसार 1 रुपया निकलता था ना तो 90 पैसे करप्शन में लोग खा जाते थे। और 2008 तक प्रियंका गांधी यही कह रही थी। सोचो कि जब हमें सड़क बनानी पड़ती है तो 100 में से 40 रुपए इधर उधर देने पड़ते हैं, हमारी सड़क नहीं बनती। और फिर अगर हमने अपना ठेकेदार नहीं, अगर हमने अपना ठेकेदार रखा सड़क बनाने के लिए, दूसरा ठेकेदार नाराज हो गया तो वहीं पे सड़क रुक जाएगी। पर 2014 के बाद ना इन गरीब लोगों को स्कीम्स का लाभ एक्चुअल में मिलने लग गया। सिलेंडर, बिजली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फ्री इलाज, घर में नल, ऐसी अनेक चीजें जिनके बिना सर्वाइवल ही मुश्किल है, वो चीजें एक्चुअली में लोगों के घर पहुंची। Saying that I got 50,000 rupees mudra loan, said made this chai shop, I repay 1,300 rupees every month. If I don't repay on time, bank manager sends somebody to me. And then came back and checked the larger data. 4.81 crore people have got mudra loans and 2.1 lakh crores have been dispersed. Now, I have to say this very honestly, that we journalists and the commentariat chose not to see it. कम्युनिस्टों के वोट बैंक में सेंध मारने के लिए काफी था और इसी डाउनफॉल और गिरते हुए पॉलिटिकल प्रेजेंस के कारण आज कम्युनिस्ट लीडर्स जो है ना वो हिंदुत्व का सहारा लेना शुरू कर चुके हैं। और भाई साहब ये बात ना उतनी ही रेयर है जितना ट्रंप का विवेकानंद ठीक से बोलना। स्वामी विवेकानंद
कम्युनिस्टों की सबसे पहली और बेसिक विचारधारा है रिजेक्शन ऑफ रिलीजन। धर्म और रिलीजन एक अफीम की तरह है, पर आज भारत के कम्युनिस्ट उसी अफीम को चाट रहे हैं। आज की डेट में केरला सीपीआईएम के सेक्रेटरी एम.वी. गोविंदन बोल रहे हैं कि कम्युनिस्टों को एथिस्ट होना अब कोई जरूरी नहीं रह गया है, वो हिंदुइज्म को ओपनली फॉलो कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनको रिलीजन अफीम लगता था। इनफैक्ट गोविंदन जो है ना, वो तो यहाँ तक बोल चुका है कि भाई साहब, मंदिर मैनेजमेंट पर आरएसएस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए कम्युनिस्टों को आगे आना चाहिए। और इसीलिए आज देखा जा रहा है कि कई कम्युनिस्ट लीडर्स आज कई रिलीजियस पोस्ट पर कब्जा कर चुके हैं। केरला के कम्युनिस्ट लीडर आज टेंपल रिचुअल्स की मिनिस्ट्री तक संभाल रहे हैं। वी.एन. वासवान सीपीआईएम के लीडर हैं, केरला के देवस्थानम बोर्ड मिनिस्टर रह चुके हैं। आयरॉनिकली इसी पार्टी ने 2013 में कम्युनिस्टों को मंदिर में जाने से और किसी भी टेंपल कमेटी का हिस्सा बनने पर सख्त बैन लगाया। आज कम्युनिस्टों का मैक्सिमम वोट बैंक खत्म हो रहा है, जिसमें मेजॉरिटी हिंदू ही थे। और इसका कारण पता है क्या है? भारतीय कम्युनिस्टों का एंटी हिंदू होना और राष्ट्रवाद के खिलाफ नेचर रखना। और इसी इमेज को सुधारने के लिए अब सीपीआईएम मार्च निकालती है, जिसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स की फोटो के साथ साथ भगवान कृष्ण की फोटो भी दिखाई जाती है। कार्ल मार्क्स भाई साहब आज अगर गलती से जिंदा हो गए ना, तो ये सब कुछ देखकर फिर से दोबारा मर जाए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? कम्युनिस्ट जो है ना, वो अपने हिंदू आउटरीच के तहत अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स में आज की डेट में भगवान शिव का यूज कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के सीनियर सीपीआईएम लीडर ने ओपनली डिक्लेयर किया है कि अब वो हिंदू फेस्टिवल्स और हिंदू रिलीजियस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि लोगों से कनेक्ट कर सके। सीपीआईएम के एमएलए जैसे कि तन्मय भट्टाचार्य और मानस मुखर्जी अब दुर्गा पूजा कंडक्ट करवा रहे हैं। इतना काफी नहीं था कि अब सुभाष चक्रवर्ती जैसे कम्युनिस्ट लीडर्स जो हैं, वो बीरभूम के अंदर आइकॉनिक तारापीठ काली टेंपल में पूजा करते दिख रहे हैं। ये वही सीपीआईएम है जो एक टाइम पर हिंदू मंदिरों में जाना हराम समझती थी। इनफैक्ट आज के सेल्फ प्रोक्लेम्ड कार्ल मार्क्स जो कम्युनिस्टों की डूबती नैया को छोड़कर दूसरी डूबती नैया यानी कि कांग्रेस में जाकर बैठ गए हैं, वो भी अब मंदिरों में पूजा पाठ करना शुरू कर चुके हैं। एनीवे, सीपीआईएम जिन्होंने कभी महाभारत और रामायण को मिथ बोला था, आज वही हिंदू एपिक्स की तारीफ करते नहीं थक रहे। आरएसएस की कैंपेनिंग को काउंटर करने के लिए सीपीआईएम वाले जो है ना, वो राम भक्त भी बन चुके हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि कम्युनिस्टों का हृदय परिवर्तन हो चुका है? नहीं, क्योंकि ये सब लोग ना अपॉर्चुनिस्ट हैं जो समय आने पर खतना भी करवा लेंगे। हमारा इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। हम सारे के सारे लोग अरब से चल करके यहाँ नहीं आए हैं, हम यहीं पे पले हैं, बढ़े हैं। और उस धर्म की जो खासियत थी और जो पुराने धर्म थे जिसमें छुआछूत था, उसकी वजह से लोगों ने छोड़ करके इस धर्म को अपनाया है। आज ये लोग जो है ना, सिर्फ पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए हिंदू कल्चर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा को हिंदुत्व की विचारधारा ने तोड़ कर रख दिया है। आज देश में हिंदुत्व की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण इनकी मजबूरी हो चुकी है कि हिंदुत्व को ना चाहते हुए भी अपने साथ एसिमिलेट करना पड़े इन्हें। पर भाई साहब, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये लोग सुधर चुके हैं। याद कीजिए, पिछले साल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी यानी कि सीताराम येचुरी ने बिना किसी हेजिटेशन के इस इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया था और ये भी कहा था कि कोई भी कम्युनिस्ट राम मंदिर में ना जाए। नरेंद्र मोदी ने 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, तो उन्होंने इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कह दिया था। वृंदा करात ने भी प्राण प्रतिष्ठा में पार्टिसिपेट करने से साफ मना कर दिया था। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी यानी कि डी राजा ने तो इस इवेंट को स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल ड्रामा बोल दिया था। तो भाई साहब, ये क्लियर है कि कम्युनिस्टों की एक्चुअल विचारधारा का सुधरना, ये उम्मीद लगाना ना वैसा ही है जैसे कि कुत्ते की दुम से उम्मीद लगाना कि वो सीधी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सही उन्होंने हिंदुत्व का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पर क्या इसका फायदा होगा? क्या कम्युनिज्म का अस्तित्व भारत में बच पाएगा? देखिए, जब हम भारत में कम्युनिज्म के खात्मे की बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है ना, ये सही नहीं है। असलियत में कम्युनिज्म भारत से नहीं, पूरी दुनिया से खत्म हो रहा है। 1989 में ना ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ईस्टर्न जर्मनी, बुल्गारिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया, इन जैसे देशों ने एक झटके में कम्युनिज्म को रिजेक्ट कर दिया। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और उससे ना कई अन्य देश बने जहां आज डेमोक्रेसी है, कम्युनिज्म नहीं। और जिस एरिया को आज हम रशिया कहते हैं ना, वहां भी सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म खत्म हो चुका है। इसके अलावा कुछ पिछड़े देश जैसे अफगानिस्तान, अंगोला, इथोपिया, सोमालिया और साउथ यमन, इन जैसे देशों ने भी ना कम्युनिज्म से अपना रोमांस करके देखा पर फिर बहुत ही जल्दी रिजेक्ट कर दिया। कंबोडिया में भी कम्युनिस्ट रूल जो है ना, वो आता जाता रहा है। दुनिया भर में कम्युनिज्म खत्म ही होता जा रहा है। आप अगर देखो तो चीन, क्यूबा, लाओस, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम, इन जैसे देशों में ही थोड़ा बहुत कम्युनिज्म बचा हुआ है। और उसमें भी अगर देखें
तो ये देश सही कम्युनिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, लेकिन इकोनॉमी जो है ना वो मोस्टली प्राइवेट लेड है। प्राइवेट फर्म 60% जीडीपी और 80 to 90% जॉब्स जनरेट करती हैं। इन्हीं प्राइवेट फर्म्स ने ना 3.6 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स को 2023 में किया और 2023 में ही 163 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई अट्रैक्ट किया। टेस्ला जैसी कंपनीज को ना फुली फॉरेन ओन्ड प्लांट्स मिल गए। ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन जैसे एसेट मैनेजर्स जो हैं उनको मार्केट एक्सेस दे दिया गया। और शी जिनपिंग ने ना 2025 में खुद ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर हैज ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट एंड इक्वल मार्केट राइट्स। इसमें कुछ भी कम्युनिस्ट विचारधारा का तो है नहीं। चीन में सरकार बेशक कम्युनिस्ट चल रही हो, पर देश मार्केट इकोनॉमी और पूंजीवाद इन्हीं के मॉडल पर चल रहा है। इसके अलावा आप वियतनाम की बात कर लो। 1986 के 2 रिफॉर्म्स के बाद ना वियतनाम ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया था और आज बड़े बड़े एफडीआई अप्रूवल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग हब तक वहां पर सब हो रहा है। एक्सपोर्ट्स का 72% अब फॉरेन इन्वेस्टेड फर्म से आता है। अब बताइए भाई साहब, इसमें कम्युनिज्म का क्या है? वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी रूल तो करती है, पर इकोनॉमी कैपिटलिस्ट स्टाइल में ही चलती है। चीन अपने कल्चरल रेवोल्यूशन में बर्बाद होकर और वियतनाम अपने देश की तबाही देखकर इस मॉडल को समझा था, पर क्यूबा नहीं समझा। तो बेसिकली क्यूबा की जो कम्युनिस्ट पॉलिसीज थी ना, उन्होंने उसे डिफॉल्ट स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया था। और इस बर्बादी के बाद क्यूबा भी चीन और वियतनाम की डायरेक्शन में आगे बढ़ चुका है। अब इन सब के अलावा बचता है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया के भाई साहब जितनी बात की जाए वो कमी है। तो यहां से ये क्लियर है कि दुनिया भर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ना वो खत्म हो ही रही है। चीन, वियतनाम जैसे कुछ देश हैं जहां कम्युनिस्ट सरकार तो है, पर इकोनॉमिक पॉलिसीज कैपिटलिस्ट हैं। तो ऐसे में अगर भारत में कम्युनिज्म अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है तो इसमें हमें कितना ही सरप्राइज होना चाहिए वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ, आप ये बात कह सकते हो कि भारत में जो कम्युनिज्म का डाउनफॉल है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन हिंदुत्व का राइज है। और इसीलिए भारत के जो कम्युनिस्ट हैं आज हिंदुत्व के सिंबल्स को अपने माथे पर पोत रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उनकी आइडियोलॉजी को ना कतई रिजेक्ट कर दिया है। और ऐसे में कन्हैया कुमार से लेकर आपको सभी त्रिपुंड लगाकर जनेऊ पहनते हुए दिख जाएंगे या हवन करते हुए भी दिख जाएंगे। तो ना ऐसे में चौंकना नहीं है, बस कहना है कि अरे तुम तो कम्युनिस्ट थे, तुम ये सब क्या कर रहे हो। भारत में जो टाइम चल रहा है ना, ये हिंदुत्व के कल्चरल रेनेसेंस का चल रहा है और इसमें हर उस विचारधारा का टूटना तय है जो इसके विरुद्ध होगी। तो ये सब दिखाता है कि एक लिबरल इनोवेशन ड्रिवन मॉडल जो है ना, उसने इंडिया की ग्रोथ को एक नए ऑर्बिट में डाल दिया है। एक ऐसी इकोनॉमी जहां कैपिटलिज्म और कल्चर दोनों एक साथ फ्लरिश कर रहे हैं। आज की जो जनरेशन है वो ग्लोबल है। ये लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, फॉरेन जॉब्स करते हैं, स्टार्टअप्स खोलते हैं और साथ ही अपने हिंदू कल्चर पे भी प्राउड फील करते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, यही है इंडिया का फ्यूचर और यहीं पे कम्युनिज्म फेल हो जाता है। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। बाकी वीडियो को लाइक करिए और देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन ये सभी हैं। सभी के लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।